हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपना वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको एसएसजीडी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एसएसजीडी हमेशा प्रीवियस से पैटर्न को फॉलो करता है और हम यहाँ पे एसएसजीडी के एक प्रीवियस सेट के सेट को लिए हैं। आप यहाँ पे चेक करिए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है और आप यहाँ पे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला भू राजस्व कर, दूसरा मोटर वाहन कर, तीसरा मनोरंजन कर, यहाँ पे चौथा देखने को मिला निगम कर या कंपनी कर। एक्चुअली यहाँ पे आपको बताना ये है कि इन ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा कर है जिस पे राज्य सरकार टैक्स नहीं लगाता है। तो यहाँ पे यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो निगम कर देखने को मिला है या कंपनी कर, इस पे भारत सरकार या केंद्र सरकार इस पे टैक्स लगाता है। बाकी के यहाँ पे 3 ऑप्शन जो देखने को मिला है, इस पे बोले ऐसे तो राज्य सरकार टैक्स लगाती है, या ऐसे कहें कि राज्य सरकार का आय का स्रोत इन तीनों से आता है। चलिए इसको और अच्छा समझते हैं और देखते हैं कि राज्य सरकार के आय का स्रोत क्या क्या और देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं राज्य सरकार के आय का स्रोत क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब भी आपको ऑप्शन में देखने को मिले भू राजस्व कर, मालगुजारी कर, राज्य उत्पादन कर, कृषि आय कर, वाहन कर, मनोरंजन कर या बिक्री कर, इन सब पे राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है और यहाँ से जो भी रेवेन्यू होता है वो राज्य सरकार को जाता है। ये यहाँ से जो भी रेवेन्यू होगा वो भारत सरकार को नहीं जाएगी। ये सभी के सभी रेवेन्यू किसके अंदर आता है? तो राज्य सरकार के अंदर आता है। तो अगर एग्जाम में हमें ये पूछता है इसमें कि राज्य सरकार का कौन सा ऐसा कर है, तो इसमें से आपको कोई ना कोई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि फसल कटाई पर्व हरेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला उत्तराखंड, दूसरा कर्नाटक, तीसरा असम, चौथा राजस्थान। तो आपको बताना है कि यहाँ पे हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि हरेला पर्व की जब भी बात आएगी तो आपको उत्तराखंड में जाना होगा। ऐसे कहीं कि उत्तराखंड में हमें हरेला पर्व देखने को मिलता है, जो एक फसली त्योहार है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा सेवा की शर्तें, वेतन और चौथा है न्यायिक समीक्षा। तो यदि इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ध्यान में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम इसका आंसर आपको बताते हैं। जब भी आपको पूछे कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 136, आर्टिकल 137 के तहत न्यायिक समीक्षा ऐसा जो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण बनाता है। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि न्यायपालिका से और क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि न्यायपालिका को अनुच्छेद 137 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय अपने फैसले का भी समीक्षा कर सकता है और अपने निर्णय को भी बदल सकता है। उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का समीक्षा कर सकता है और यदि संविधान के सम्मत नहीं है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। अब बात आती है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस देश से लिया गया है, तो आपको बताना है कि यूएसए से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय की शक्ति का अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो आपको बताना है कि अमेरिका से लिया गया है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो कि न्यायपालिका से एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसको आपको ध्यान में रख के ही किसी भी एग्जाम में जाना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला। पहला आर्द्र न्यूनतापीय, दूसरा शुष्क मध्यतापीय, तीसरा है आर्द्र मध्यतापीय एंड चौथा ध्रुवीय जलवायु देखने को मिल रहा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है, ऐसे पूछे कि टुंडा प्रकार की जलवायु कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको बताना 66 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य जो हमें जलवायु देखने को मिलती है उसको हम टुंडा प्रकार की जलवायु कहते हैं। यदि इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हमें ध्रुवीय जलवायु देखने को मिलेगा। ध्रुवीय जलवायु कहाँ देखने को मिलती है, तो 66 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य जो जलवायु होती है उसे ध्रुवीय जलवायु या टुंडा प्रकार की जलवायु हम कहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा ये जा रहा है किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, दूसरा सर वी.एन. राव, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा राजेंद्र प्रसाद। यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की बात आई है तो आपको एक डेट याद रखना है, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी
अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ पे बात है जवाहरलाल नेहरू की, तो एक और यहाँ पे भी डेट याद रखना है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया था। यहाँ पे एक नाम आया सर वी एन राव, तो सर वी एन राव क्या थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और यहाँ पे बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो यहाँ पे एक और डेट याद रखना, 29 अगस्त, क्या याद रखना, 29 अगस्त 1947 याद रखना आपको, 29 अगस्त 1947। इस दिन इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है, संसदीय प्रणाली का सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी, किसने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देखने को मिलेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला यहाँ पे देखने को मिला सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और सर क्लेमेंट इटली। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बात है सर क्लेमेंट इटली की, तो आपको यहाँ पे एक डेट याद रखना है। डेट में क्या याद रखना है, 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को इन्होंने ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता भारत के लिए विधेयक पेश किया था। और ये कब मंजूर हुआ था, तो आपको बताना है कि 18 जुलाई को ब्रिटिश के सम्राट द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद यहाँ पे बात करें सी राजगोपालाचारी से क्या क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय भारतीय कौन था, तो आपको बताना है सी राजगोपालाचारी। यहाँ से ऐसे पूछ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी देखने को मिलता है। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये यहाँ से क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि हमसे पूछता है कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको बताना लॉर्ड माउंटबेटन। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी इसका आंसर हमें लॉर्ड माउंटबेटन ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और नाम आया सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो यहाँ पे एक डेट याद रखना, डेट में ये याद रखना है कि 1942, या ऐसे बोलें कि मार्च, आपको याद रखना मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। तो ये रहा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या डेट, इसको आपको दिमाग में रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ऐसे बोलें कि यहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। हमने ये भी आपको बताया कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी देखने को मिलते थे। फिर यहाँ पे हमने ये भी आपको बताया कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और उसे स्वीकृति कब मिली, तो आप बताएंगे 18 जुलाई को सम्राट द्वारा स्वीकृति मिली। फिर हमने आपको बताया कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में भारत में देखने को मिलता है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको दिमाग में रख के ही किसी भी एग्जाम में जाना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाओं पे क्या असर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला, सिकुड़ जाती हैं, या नई कोशिकाएं उत्पादित करती हैं, सूजती हैं, फूट जाती हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाती हैं। ठीक है, तो यदि इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिला सूजती हैं और फूट जाती हैं। यहाँ पे बात आई है लाल रक्त कणिकाओं की, तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन लाल रक्त कणिकाओं से हमें एग्जाम में पूछता है, उसको अच्छा समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम अच्छे से देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं से क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाल रक्त कणिकाओं रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पहले हम बात करें कि रक्त एक संयोजी ऊतक है और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि रक्त कैसा है, तो आपको बताना संयोजी ऊतक है, और पूछे कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। फिर यदि आपसे पूछे कि यहाँ पे ध्यान रखना है लाल रक्त कणिकाओं को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं या आरबीसी बोलते हैं। यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन देखने को मिलता है। फिर पूछा जाए कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ध्यान में रखना है कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन हमें पाया जाता है। ठीक है,
फिर यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ी लाल रक्त कणिकाएं किस जीव में पाई जाती है और सबसे छोटी लाल रक्त कणिकाएं किस जीव में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी लाल रक्त कणिकाएं हमें हाथी में देखने को मिलता है और सबसे छोटी लाल रक्त कणिकाएं या ऐसे बोलें कि आरबीसी हमें कस्तूरी हिरण में देखने को मिलता है। और एक वैज्ञानिक का नाम है आपको रखना है एंटोनी ल्यूनहॉग के अनुसार मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपको बताना है कि आरबीसी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका देखने को मिलती है। तो ये आरबीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जहां से हमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या मिलते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद करके जाना है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन देखने को मिला हाइड्रोजन, तरल नाइट्रोजन, यूरेनियम और कार्बन आइसोटोप। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन क्या है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम देखते हैं यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन, तो आपको बताना है यूरेनियम 235 देखने को मिलता है या ऐसे कहें कि प्लूटोनियम 239। ये दो ठो याद रखना है ईंधन के रूप में क्या क्या यूज करते हैं, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। और यहाँ पे आया नाभिकीय रिएक्टर की बात, तो यहाँ पे हम मंदक के रूप में किस पदार्थ का यूज करते हैं, तो आपको बताना D2O या ऐसे कहें कि भारी जल या ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हम यूज करते हैं मंदक के रूप में। अब एक और बात आती है कि भारी जल या ग्रेफाइट का हम मंदक के रूप में क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम D2O या ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब बात है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जब भी बात है तो हाइड्रोजन से क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनता है, यही हमारा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे हमने बताने की कोशिश की। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर यदि यहाँ पे देखा जाए कि रिएक्टर में मंदक के रूप में हम क्या यूज करते हैं, तो भारी जल या ग्रेफाइट यूज करते हैं। अब मंदक क्या काम क्या होता है, तो मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। तो यहाँ पे हम रिएक्टर में देखें ना, आपकी रिएक्टर रिलेटेड यहाँ पे 2-3 पॉइंट बनते हैं एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको दिमाग में रख के ही किसी भी एग्जाम में जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आपको आया होगा। आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि किसके बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला हेमोथ्रिन, दूसरा मेथामोग्लोबिन, तीसरा हीमोग्लोबिन, चौथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हम आपसे पूछें कि हमें रक्त में क्या देखने को मिलता है, तो आप बोलेंगे रक्त में हमें आयरन देखने को मिलता है, ऐसे कहें कि Fe2+ देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ज़्यादा दिन रखने की वजह से Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, या ऐसे कहें कि इसका ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाने की वजह से इसका रंग भूरा हो जाता है, या ऐसे कहें कि Fe3+ में कन्वर्ट होने की वजह से इसका रंग भूरा हो जाता है और इसका नाम हमें देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है, मेथेमोग्लोबिन देखने को मिलता है। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि रक्त को ज़्यादा दिन तक आप संग्रहित करते हैं तो Fe2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से उसका रंग भूरा देखने को मिलता है। यही यहाँ पे लिखा है कि मीथेमोग्लोबिन के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक हिम समूह एक बार में 4O2 अणु ले जाते हैं, या ऐसे बोलें कि ऑक्सीजन के 4 अणु एक हिम समूह लेके जाता है। यहाँ पे अगला पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है जो कि हमें अभी आपको बताया, जब रक्त को लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है तो हीमोग्लोबिन Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। Fe3+ में कन्वर्ट होता है तो उसका नाम क्या देखने को मिलता है, मीथेमोग्लोबिन देखने को मिलता है। तो ये कुछ रक्त से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहा था, यहाँ से भी क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला नीला, हरा, पीला, लाल। तो यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको दिमाग में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम आपसे बता देते हैं ऐसे कि लाल रंग का प्रकाश संश्लेषण के सबसे उपयुक्त होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आपको रेड लाइट की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद बात करें आपको
तो यहाँ पे हमको जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करें तो हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अब पेड़ों में पर्णहरित देखने को मिलता ही है। ये सब मिलकर किस में कन्वर्ट होते हैं, तो आपको बताना है ग्लूकोज में ये कन्वर्ट होते हैं, और में किस में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमें उत्पादित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो आइए हम अच्छे से प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इससे क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। फिर अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण में किस किस की जरूरत होती है, तो पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, पौधों में पर्णहरित होता है और रेड लाइट, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होते हैं, तो ये आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट देखने को मिलते हैं, और हमें क्या देते हैं, और ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। और यहाँ पे आज एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण रिलेटेड कुछ पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।